हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है, क्या कैसर को अपने अपराधों की सजा मिली। एक परिवार जिसमें रहते हैं मुरली जी की पत्नी सुभद्रा, बड़ा बेटा चंदन, छोटा बेटा राकेश और सबसे छोटी बेटी कुसुम। मुरली जी गांव के सरपंच हैं। उनके पास खेत खलियान, बड़ा सा पुश्तैनी घर था। किसी बात की कमी नहीं थी। बड़ा बेटा चंदन शहर में हॉस्टल में रहकर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। छोटा बेटा राकेश इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। कुसुम अभी 12वीं में थी। चंदन पढ़ाई में बेहद ही होशियार था। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद प्रशासनिक सेवा की लिखित परीक्षा में पास हो गया, पर इंटरव्यू अभी बाकी था। उन दिनों चंदन ने एक शादी में केसर को देखा। केसर बेहद ही सुंदर थी। चंदन उस पर दिल हार बैठा। उस समय चंदन केवल 23 साल का था। उसे पता चला कि केसर के माता पिता उसके लिए लड़के देख रहे हैं। जल्द से जल्द वे उसकी शादी करना चाहते हैं। तो बिना देरी किए चंदन ने अपने माता पिता के सामने अपने दिल की बात कही और जल्द से जल्द शादी करने की इच्छा जाहिर की। माता पिता को भी अपने बेटे की जिद के सामने झुकना पड़ा। जैसे ही प्रशासनिक सेवा का इंटरव्यू हुआ, उसके तुरंत बाद ही चंदन ने केसर से शादी कर ली। केसर का स्वभाव कुछ जरूरत से ज्यादा ही मीठा था। वो अपनी बातों के जाल में सभी को आसानी से फंसा लेती थी। कम समय में ही वो घर में हर किसी की चहेती बन गई थी। बस कुसुम को केसर फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मुरली और सुभद्रा चाहते थे घर में संस्कारी, घर को अच्छे से संभालने वाली, गुणी, सबका ख्याल रखने वाली बहू आए, और केसर बिल्कुल वैसी ही थी। वे दोनों तो उसके गुणगान किए बिना थकते नहीं थे। धीरे धीरे केसर का जादू ऐसा चला कि मुरली और सुभद्रा चंदन से ज्यादा उसकी पत्नी केसर को प्यार और मान सम्मान देने लगी। उधर सभी को और केसर को पूरी उम्मीद थी कि चंदन का सिलेक्शन हो जाएगा, पर रिजल्ट लिस्ट में कहीं भी चंदन का नामो निशान तक नहीं था। चंदन केसर को गांव छोड़ फिर से तैयारी के लिए शहर चला गया। उधर राकेश का इंजीनियरिंग पूरा हो गया और उसकी बहुत ही नामी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी लग गई। समय बीतता गया। चंदन प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 3 बार बैठा, पर तीनों बार असफल रहा, जिस वजह से उसका आत्मविश्वास कम हो गया। वो हताश सा हो गया था। जिन नौकरियों को चंदन ने कभी ये कहकर ठुकरा दिया था कि ये मेरे काबिल नहीं, आज उन्हीं नौकरियों को पाने की आस लगाने लगा। जब किसी काम का मन में आत्मविश्वास ना हो, तो लाख प्रयासों के बाद भी उस काम को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता, और यही चंदन के साथ हो रहा था। चंदन हताश सा हो गया था। इस वजह से गांव लौट आया। सोचा गांव में ही कुछ काम धंधा कर लेगा, पर मुरली को अपने बेटे चंदन पर बेहद ही गुस्सा आया। उसे अपेक्षा थी कि उसका बेटा गांव में लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर आएगा और पूरे गांव में उसका नाम रोशन करेगा, पर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। अब वो गुस्से में चंदन को नालायक, कामचोर, निकम्मा और भी न जाने क्या क्या कहता, जिससे बेचारे चंदन का आत्मविश्वास और कम होने लगता। जब व्यक्ति सफल होता है तो उससे जलन की भावना रखने वाले लोग भी कम नहीं होते हैं, और जब लोग उसी व्यक्ति को असफल होता देखते हैं तो उसे ताने कसने वाले लोग भी कम नहीं होते हैं। और वही हो रहा था बेचारे चंदन के साथ। उसे रिश्तेदार, गांव के लोग ताने मारने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। अक्सर उसे कलेक्टर साहब कहकर छेड़ते, उसके जले पर नमक छिड़कते, जिसे सुन चंदन आग बबूला सा हो जाता। बड़ों को देख बच्चे भी उसका मजाक बनाते, जो चंदन से सहन न होता, और कभी कभी वो लकड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ता। जब मुरली को इन सब बातों का पता चलता तो वो और उसे जली कटी सुनाता। चंदन
पूरी तरह से टूट चुका था। रात को सबके सो जाने के बाद छत पर अकेले में खूब रोता। कई बार कुसुम अपने भाई को इस हाल में देख चुकी थी। ये देख उसका दिल दुख सा जाता और ऐसे कठिन समय में चंदन का साथ देने की बजाय केसर अपने सास ससुर के साथ बैठ चंदन को कोसती रहती और उनके सामने अपने हालातों का रोना रोती रहती, जिससे सास ससुर की पूरी सहानुभूति केसर के साथ होती चली गई और चंदन के लिए मन और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता। कई बार चंदन अपने पिता से शहर जाने की बात करता, उनसे रुपए मांगता, पर वे इनकार कर देते और उसे उल्टा अपशब्द कहते। चंदन के आत्मविश्वास के साथ साथ उसका स्वाभिमान भी खत्म सा होता गया। अपने बड़े भाई को इस हाल में देख राकेश ने समझा बुझाकर उसे गांव में ही अपने दोस्त की पहचान से एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी दिलवा दी। चंदन की तनख्वाह बहुत ही कम थी, ऊपर से उसका मन भी उस काम में लगता नहीं था, पर जैसे तैसे मन को लगाने की कोशिश करता। केसर ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। घर में सभी बहुत खुश थे, सिवाय चंदन के। उसे अब और अपने पारिवारिक खर्च की चिंता सताने लगी थी। राकेश ने अपनी ही पसंद की मीरा नाम की लड़की से शादी कर ली, जो उसी के साथ उसी की कंपनी में काम करती थी। मीरा और राकेश बेहद ही खुश और संपन्न थे। केसर दोनों को देख मन ही मन जल बुझ जाती और अपने बेटों के भविष्य का रोना, अपनी लाचारी को और अपने पति को अपने सास ससुर के सामने अक्सर कोसती रहती। मुरली भी अक्सर चंदन को अपशब्द सुनाता, जिस कारण दोनों बाप बेटे में झड़प होने लगती और मुरली सुभद्रा दोनों का मन चंदन के लिए नफरत से भर जाता। उनको केसर बेचारी लाचार सी दिखाई देने लगती। जितनी नफरत वे बेटे पर उड़ेलते, उतना ही प्यार बहू और पोतों पर लुटाते। केसर ने अपनी मीठी मीठी बातों और सेवा भावना से सास ससुर को अपने हिसाब से उंगलियों के इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। केसर घर में जो चाहती, जैसा चाहती, उसके सास ससुर वैसा ही करते। उधर कम तनख्वाह के कारण सदा चंदन को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता। लाख कोशिशों के बावजूद कोई ढंग का उसे काम भी नहीं मिल पा रहा था। शायद उसकी किस्मत ही खराब थी। अब हिम्मत हारकर उसने नई नौकरी ढूंढना भी बंद कर दिया था। केसर ने अपने दोनों बेटों के मन में अपने पिता के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया था। वो उन्हें अपने पिता से दूर रखती, उन्हें अपने ही इशारों पर नचाती। दोनों बेटे भी चंदन की एक बात नहीं सुनते और तो और उसका अपमान भी करते। जब घर के बड़े ही चंदन को अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ते, तो बच्चे, नौकर, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले भी उसे अपमानित करने से नहीं चूकते। दोनों पोते अपने दादाजी की छत्र छाया में पल रहे थे, बढ़ रहे थे, पर बच्चों पर पूरा कंट्रोल सिर्फ केसर का था। एक पिता को यह हक तक नहीं दिया गया था कि वो अपने बच्चे के भविष्य या किसी बात का भी फैसला ले सके। वो विक्षिप्त सा होने लगा था। स्कूल के बाद पूरे गांव में देर रात तक यहाँ वहां भटकता रहता, सिर्फ रात को सोने ही घर आता। राकेश कई बार अपने माँ बाबूजी को समझाता कि भाई को इस तरह जलील मत करो, उन्हें मौका तो दो, पर उन पर कोई असर न होता। कुसुम कई बार केसर के बारे में मन ही मन सोचती, उसके व्यवहार को नोटिस करती। उसे केसर जैसी बाहर से दिखती, वैसी मन से प्रतीत नहीं होती। जरूरत से ज्यादा सास ससुर की फिक्र, संस्कार, बात बात पर रोना धोना, पति पर तंज कसना, ये सब कहीं न कहीं कुसुम को केसर का बनावटीपन लगता, उसके मन को शंकित कर देता। कई बार वो अपने माँ बाबूजी से कहती कि देखना माँ बाबूजी, भाभी की जरूरत से ज्यादा ये मिठास आपको एक दिन ले ना डूबे। इस पर माँ बाबूजी कुसुम को ही 4 बातें सुनाते कि वो बेचारी है, खोट तेरे भाई में है, वो हमारी कितनी सेवा करती है, और केसर का ही पक्ष लेते। बेचारी कुसुम चुप हो जाती। मीरा और राकेश भी केसर की परिस्थिति और व्यवहार को देख उसके बच्चों का कुछ खर्च उठा लेते, बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखते।
हर तीज त्योहार पर जो भी मीरा अपने लिए खरीदती, वैसा ही केसर के लिए भी खरीद कर लाती। उसे भी अपनी जेठानी और बच्चों की हालत पर तरस आता। केसर के मीठे शहद से व्यवहार ने सभी की आंखों पर एक पट्टी सी बांध दी थी, जिस वजह से सभी उस पर जरूरत से ज्यादा प्रेम और अपनापन लुटाते। वैसे केसर कुछ कम नहीं थी। कई बार अपनी बातों के जाल में फंसाकर कुछ न कुछ मीरा से ले ही लेती थी। कई बार केसर मीरा की चीजों की तारीफ करती, कहती कितने सुंदर कान के हैं, काश मैं भी खरीद पाती। मुझे तो एक एक चीज के लिए मोहताज होना पड़ता है। फिर नम आंखों से कहती, काश ये भी देवर जी जैसे आर्थिक रूप से सक्षम होते। ये सुन मीरा का दिल पसीज जाता और वो अपनी कीमती वस्तु तक अपनी जेठानी को दे देती। कहती, भाभी जो मेरा है वो आपका भी है, आप ये रख लें, मैं दूसरा ले लूंगी। केसर पहले तो इनकार करने का नाटक करती, फिर जब मीरा जबरदस्ती करती तो कहती, तुम मेरी छोटी बहन समान हो, मैं तुम्हें इनकार कर तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती। सच में मीरा तुम बहुत अच्छी हो, कहते हुए उसे गले से लगा लेती। मीरा भी उसकी मीठी मीठी बातों और अपनी तारीफों को सुन अपना बहुत कुछ सामान उस पर खुशी खुशी लुटा देती। जितना अपनी बातों के जादू और व्यवहार की मिठास से केसर सबकी चहती बन रही थी, उतना ही चंदन बेगाना होता जा रहा था। केसर और चंदन के लिए मुरली ने एक कमरा छत पर बनवाया था। दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ सोते थे। कभी कभी अक्सर कुसुम देर रात नींद न आने के कारण छत पर टहलने चली जाती थी। एक बार रात के 1 बजे के आसपास कुसुम छत पर टहल रही थी। तभी उसे कमरे से केसर के धीमे से चिल्लाने की आवाज आई। उसने दरवाजे की दरार में से देखा तो अंदर का नजारा देख हैरान थी। केसर चंदन को किसी बात को लेकर अपशब्द कहे जा रही थी, उसे पूरी तरह डांट रही थी और फिर केसर चंदन के साथ धक्का मुक्की भी करने लगी। आज पहली बार कुसुम के मन का संशय दूर हो गया था। केसर जैसी दिखती है वैसी है नहीं। कुसुम ओट में जाकर छिप गई। अचानक ही दरवाजा खोलकर चंदन कमरे से बाहर आ गया। वो पूरी तरह हाफ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए से थे, हाथ पर चोट भी लगी हुई थी। केसर ने बिना देखे ही गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। चंदन छत पर बहुत देर बैठा रहा। अपने भाई को इस हाल में देख कुसुम का मन दुख गया। सुबह जब कुसुम ने अपने भाई का हाथ देखा तो बहुत से नाखून के खरोच के निशान थे और केसर लड़ाई झगड़े के साथ साथ थप्पड़ मारने का रोना अपने सास ससुर के सामने रोने लगी, जबकि कुसुम ने अपनी आंखों से देखा था कि उसके भाई चंदन ने ऐसा कुछ नहीं किया। चंदन अपनी सफाई देता रहा पर किसी ने एक ना सुना, उल्टा उसे बुरा भला कहा गया। उस रात कुसुम के सामने अपनी भाभी का असली चेहरा आ गया था। भाभी ने अच्छी बहू का चोला ओढ़ उसके भाई को बदनाम कर रखा था, पर घर में तो अब भी चंदन और कुसुम को छोड़ सबकी आंखों पर केसर के नाम की पट्टी बंधी हुई थी। इसलिए कुसुम चाह कर भी कुछ कह न सकी। खैर कुसुम की जल्द ही शादी हो गई, पर ससुराल जाकर भी मन अपने भाई को लेकर चिंतित था। समय बीता, मुरली को अपने पोतों और केसर की चिंता सताने लगी थी। वो जानता था कि राकेश और मीरा दोनों ही सक्षम हैं। दोनों ने शहर में अपना घर भी ले लिया है और दोनों की कोई संतान होने नहीं वाली, क्योंकि मीरा कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए वे जल्द ही एक अनाथ बच्ची को गोद लेने वाले हैं। ये सब सोच केसर के मीठे मीठे व्यवहार और लाचारी से बटोरी गई सहानुभूति को देख मुरली और सुभद्रा ने निर्णय किया कि वे अपना घर, खेती, अपनी जमा पूंजी का आधा रुपया दोनों पोतों और केसर के नाम कर दे। और हुआ भी ऐसा ही। इस बात की केसर के अलावा घर में किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। चुपचाप उन्होंने सब कुछ केसर और पोतों के नाम कर दिया। केसर अब अच्छी खासी संपत्ति की मालकिन बन बैठी थी। उसके बाद उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आया, पर मुरली और सुभद्रा ने उसे नजरअंदाज किया। एक दिन अचानक ही मुरली को दिल का दौरा पड़ा।
चंदन और सुभद्रा उसे अस्पताल ले गए। खबर मिलते ही राकेश, मीरा, कुसुम, उसके पति भी आ गए, पर केसर और उसके बच्चे अस्पताल में झांके तक नहीं। डॉक्टर ने मुरली को ऑपरेशन का कहा, जिसके लिए अच्छा खासा खर्च भी बताया। सुभद्रा ने जब केसर से रुपए मांगे तो केसर ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि उन रुपयों पर उसका और उसके बच्चों का हक है। ससुर जी का तो बुढ़ापा है, जी लिए जितना जीना था उन्हें। यह सुन सुभद्रा का दिमाग खराब हो गया। उसे भी अब केसर की असलियत समझ आ गई थी। जब सभी को पता चला कि अपना घर, जमीन, आधा रुपया मुरली और सुभद्रा ने केसर और उसके बच्चों के नाम कर दिया, तो सभी को एक झटका सा लगा, पर परिस्थिति को देख सब चुप रहे। राकेश ने अपने पिता की पूरी जिम्मेदारी उठाई। जब एक सप्ताह बाद घर लौटे अस्पताल से, तो केसर ने चंदन को छोड़ सबको यह कहकर घर से निकाल दिया, अब इस घर पर केवल उसका और बच्चों का हक है, अब वे सब यहाँ नहीं रह सकते। ये सब सुन सब हैरान थे। राकेश, चंदन और केसर सभी में बहुत बहस हुई और आखिरकार केसर ने साफ शब्दों में सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। राकेश ने अपने माँ बाबूजी को गाड़ी में बैठने को कहा और अपने साथ शहर चलने को कहा। मुरली, सुभद्रा क्या करते, चुपचाप कार में जाकर बैठ गए। अब उन्हें केसर का असली रूप समझ आ रहा था। सहानुभूति बटोर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और संस्कारी बहू का चोला ओढ़ उसने उन्हें लूट लिया था। जैसे ही कार आगे बढ़ी तो चंदन ने रास्ता रोकते हुए कहा, मैं अब इस घर में इस औरत के साथ नहीं रहूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, और रो पड़ा। केसर ने यह सुन कहा, हाँ हाँ जाओ, किसे तुम जैसे नकारा की यहाँ जरूरत है, मेरे बेटे है ना मेरे लिए। राकेश ने गुस्से से कहा, भाभी तुमने मेरे परिवार के साथ अच्छा नहीं किया, मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। देखना एक दिन तुम फटेहाल नाक रगड़ती हुई ना आई तो देख लेना। केसर ने बड़ी ही अकड़ से कहा, चल जा, बहुत देखे इस तरह की नसीहत देने वाले, मर जाऊंगी पर कभी तुम लोगों के पास नहीं आऊंगी। राकेश अपने बड़े भाई चंदन और माता पिता को ले शहर आ गया। उस समय चंदन 35 साल का था। उसके पास 2 साल का समय और था अपना सपना फिर से पूरा करने के लिए। राकेश और मीरा ने फिर से चंदन में आत्मविश्वास भरा। मुरली को अपनी गलती का एहसास था। उसने जब चंदन असफल हुआ तो उसे बहुत बुरा भला कहा, जबकि उस समय उसे परिवार और अपनेपन की बहुत ही जरूरत थी। मुरली ने चंदन से माफी मांगी और कहा, जा बेटा, फिर से उठ खड़ा हो, हम तेरे साथ हैं, जो भी हो, सफल हो या असफल, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तू फिर से उठने की कोशिश कर, अपने सपने को हासिल कर। परिवार के साथ और अपनों के विश्वास ने चंदन को फिर से आत्मविश्वास से भर दिया और 1 साल की कड़ी मेहनत में उसने वो कर दिखाया जो वो पहले कर न सका। सभी खुश थे। मुरली ने अपने परिवार से कहा, माँ बाप बेटे के असफल होने पर नाराज हो जाते हैं और उसे कोसने लगते हैं, ये भूल जाते हैं उस मुश्किल दौर में उनके बेटे को अपनों के साथ विश्वास की बहुत जरूरत होती है। मुझे माफ कर दे बेटे, मैं ही तेरा सबसे बड़ा अपराधी हूँ जिसने तेरी भावनाओं को नहीं समझा। उस समय तुझे कोसा, लोगों की बातों में आकर तुझे नकारा समझा। चंदन ने कहा, नहीं बाबूजी नहीं, आप माफी नहीं मांगे। सीने से लग गया। राकेश ने अपने भाई के कलेक्टर बनने की खबर को अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपवाया, जिससे लोगों को पता चले वो आज क्या बन गया। ये खबर जब केसर ने पढ़ी तो उसके सीने पर सांप लौट गया। मन ही मन सोचा, चंदन को वापस पाने में ही भलाई है। वो चंदन से मिलने एक दिन शहर उसके ऑफिस पहुंची। जब चंदन को पता चला कि उससे मिलने उसकी पत्नी आई है, तो उसने उसे 8 घंटे इंतजार करवाया, फिर जाकर उससे मिला। केसर चंदन को देख उसके पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं लालच में अंधी हो गई थी। देखो तुम्हारे बेटे और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
मेरे लिए ना सही अपने बेटों के लिए लौट आओ। चंदन ने कहा, कौन बेटे? मेरे कोई बेटे नहीं। तुमने कभी मुझे उनका बाप नहीं माना, ना तुम्हारे बेटों ने मुझे अपना पिता माना। मैं अब तुम्हें और उन दोनों को नहीं जानता। और हाँ, अब ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू देख मेरा दिल नहीं पिघलेगा। चली जाओ यहाँ से। केसर ने हर संभव प्रयास किया, पर चंदन पर कोई असर नहीं हुआ। घर में सब चाहते थे कि चंदन केसर को तलाक दे दूसरी शादी कर ले, पर चंदन अब ऐसा नहीं चाहता था। उसका शादी से मन टूट चुका था। जिस औरत को पागलों जैसे चाहा, साजिश रचकर उसने उसे बच्चे से, परिवार से दूर कर दिया। इसलिए अब वो अपनी जिंदगी अच्छे काम कर बिताना चाहता था। समय बीतता गया। चंदन ने कभी पीछे मुड़कर अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ नहीं देखा। मुरली और सुभद्रा का निधन हो गया था। मीरा, राकेश और उनकी गोद ली बेटी खुशी अपने जीवन में खुश थे। कुसुम भी अपने ससुराल में खुश थी और चंदन कलेक्टर के रूप में गरीब असहाय लोगों की सेवा और जनता की सेवा कर खुश था। आए दिन पेपर में केसर उसका नाम पर जल भुन जाती थी, मन ही मन कुड़ जाती थी। केसर के बेटे बड़े हो गए थे, पर पढ़ाई में वे जरा भी होशियार नहीं थे। दोनों खेत खलिहान संभालते, पर दोनों बिल्कुल केसर जैसे ही मीठे और बातों के जाल में लोगों को फंसाने वाले ही थे। कहते हैं ना, बच्चे अपने बड़ों के ही नक्शे कदम पर चलते हैं। दोनों की जल्द से जल्द शादी हो गई। केसर 60 साल की हो गई थी। धोखे से दोनों बेटों ने सारे जमीन जायदाद और घर के पेपरों पर हस्ताक्षर ले केसर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दर दर भटकती केसर के मन में कई बार अपने पति चंदन के पास लौटने का विचार आया, पर उसे वो बात भी याद आई जो उसके देवर ने कही थी कि देखना भाभी, एक दिन तुम हमारी चौखट पर फटे हाल नाक रगड़ती जरूर आओगी। और बदले में उसने कहा था, मर जाऊंगी पर कभी नहीं आऊंगी। उस दिन को सोचकर केसर की आंख भर आई। किस मुंह से जाती वापस, ये सोच वृद्धा आश्रम में रहने लगी। एक दिन चंदन अपने भाई राकेश, उसकी पत्नी मीरा और बेटी खुशी के साथ खुशी के जन्मदिन पर वृद्धा आश्रम खाना खिलाने गया। वहां उसने केसर को देखा। वो उसे इस हाल में देख हैरान था। केसर उसे देख सकपका गई। चंदन ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? केसर नजर झुकाते हुए बोली, ये मेरे कर्म है जो मुझे यहाँ ले आए हैं। जैसा मैंने तुम्हारे पिता के साथ किया, वही मेरे बच्चों ने मेरे साथ किया। धोखे से सब हड़प कर मुझे घर से निकाल दिया। कहते वो उसके पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो चंदन। मैंने सदा तुम्हें तुच्छ नकारा समझा, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों के प्यार का फायदा उठाया। राकेश ने कहा, भाभी, जो जैसा बोता है ना वैसा ही काटता है, पर आप जैसे इंसान ये जब समझते हैं जब खुद पर बीतती है। चंदन ने कभी केसर को बहुत चाहा था। आखिर उसकी पत्नी थी वो। उसकी आंखों में पछतावे को देख उसने कहा, तुमने मेरे पिता जब बहुत बीमार थे तब ऐसे मुश्किल समय में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, पर मैं तुम जैसा निर्दय और कठोर नहीं हूं। तुम एक किराए के घर में रहोगी और तुम्हारा सारा खर्च मैं उठाऊंगा। पर यह मत सोचना मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें मेरी पत्नी का स्थान कभी नहीं मिलेगा। यह सुन केसर मन ही मन तड़प उठी। उसके बाद चंदन ने उसके रहने खाने का इंतजाम कर दिया और बैंक में अकाउंट खुलवाकर हर महीने रुपए डाल देता, पर उससे फिर कभी नहीं मिला। राकेश ने यह सब देख कहा, भैया, इस औरत के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पड़ा रहने देते उसे वही। चंदन ने कहा, छोटे, यदि मैं भी उस जैसा बन जाऊंगा तो उसमें और मुझ में क्या अंतर होगा? केसर मन ही मन सोचती, मैंने उस जैसे देवता इंसान के साथ सही नहीं किया। यदि मैंने वो सब ना किया होता तो आज मेरे पास वे सभी अनमोल रिश्ते होते, भरा पूरा परिवार होता। सोच मन ही मन जब तब रो पड़ती, पर अब रोने से और पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।